मनोज, क्या तू सच में अपने पिता की बात नहीं मानेगा? आज मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ बेटा, तू दूसरी शादी करेगा या नहीं? बता, वरना मैं तुझे और तेरी पत्नी शालिनी को आज के आज अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर मैं भी देखता हूँ, इतने बड़े अमीरजादे, सारी सुख सुविधाओं में पला बढ़ा राजकुमारों की तरह शान से रहने वाला लड़का अपनी पत्नी के साथ साथ चार चार बेटियों को कहाँ रखेगा और क्या खिलाएगा? सब आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। कहते हुए मनोज के पापा चंद्रेश जी मनोज पर गुस्सा होते हुए उसे डांट रहे थे, क्योंकि उसकी 4 बेटियां ही थी और बेटा एक भी नहीं था। इसलिए चंद्रेश जी को उसके बेटे के लिए चिंता सता रही थी कि उनके बेटे का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वैसे चंद्रेश जी के खुद 4 बेटे थे और 3 बेटों के 2-2 बेटे थे। केवल मनोज की ही 4 बेटियां थी। इसलिए चंद्रेश जी चाहते थे कि उनका बेटा मनोज दूसरी शादी कर ले, ताकि उसे भी बेटे का मुंह देखने मिल जाए। लेकिन मनोज बहुत ही समझदार लड़का था। वह अपनी पत्नी शालिनी से बहुत प्यार करता था और वह बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं समझता था। इसलिए वह अपनी पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। अब रोज रोज अपने पिता की किचकिच से तंग आकर मनोज और शालिनी परेशान रहने लगे। उन्हीं के कारण उसका परिवार भी बढ़ चुका था और उधर चंद्रेश जी भी गुस्से में थे कि उनका बेटा उनकी बात नहीं मान रहा है। और उन्होंने एक दिन गुस्से में आकर अपने बेटे बहू से कह दिया कि वे उनकी बात नहीं मानते तो अपना परिवार लेकर घर से बिना कुछ लिए खाली हाथ निकल जाओ। शुरू में तो मनोज को लगा पापा यूं ही कह रहे होंगे, लेकिन जब वे दोनों नहीं गए तो चंद्रेश जी ने वास्तव में घर में हंगामा मचा दिया। शालिनी को भी बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा कि इस लड़की के कारण ही मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। वह बात शालिनी और मनोज दोनों को ही चुभ गई और वे दोनों अपना परिवार लेकर गुस्से में घर से निकल गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाएं और क्या करें। तभी उन्हें मनोज का एक दोस्त, जो एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाई किए थे, किशन मिला। किशन ने उसे बताया कि वह अभी फिलहाल उसे कोई काम न मिलने की वजह से रिक्शा चला रहा है, जिससे इतनी आमदनी तो हो ही जाती है कि वह अपने माँ बाप और अपना पेट भर ही लेता है। उसने पूछा, और तुमने शादी नहीं की? तो उसने कहा, यार शादी तो की थी, लेकिन पत्नी बड़ी बेवफा निकली। वह किसी और से प्यार करती थी और हमारी शादी के दूसरे दिन ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तब से मैं अकेला ही अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। अगर तू चाहे तो तेरे लिए भी किराए का रिक्शा जुगाड़ कर सकता हूँ। मनोज ने ज़्यादा मेहनत तो की नहीं थी, फिर भी परिवार के भरण पोषण का सवाल था। ये पेट अच्छों से क्या नहीं करवा देता। बस यही सोचकर उसने हामी भर दी और दूसरे ही दिन से किशन के मालिक के पास जाकर रिक्शा किराए में लेकर चलाना शुरू कर दिया। शुरू दिन तो मनोज की इतनी कमाई हुई कि रिक्शा का किराया देकर उसके पास मात्र 10 रुपये बचे। जब वह 10 रुपये को लेकर घर पहुंचा तो शालिनी उसकी हालत को देखकर दंग रह गई। उसकी आंखों से आंसू टपक गए, लेकिन वह रोकर उसे कमजोर नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसे दिलासा देते हुए बोली, कोई बात नहीं जी, आज इसी से काम चला लेंगे। और उसने 5-5 रुपये के 2 बिस्किट के पैकेट लाई और अपने बच्चों को खिलाया और एक 2-2 बिस्किट खुद ने भी खाया और पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन मनोज फिर से रिक्शा लेकर गया। उस दिन भी उसकी कमाई ना के बराबर हुई। अब शालिनी और उसके बच्चों का भी भूख से हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हार कर शालिनी ने मनोज से कहा, अब आप अपने पापा की बात मान लीजिए। बच्चों और आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। शालिनी की बात मनोज के दिल पर कांटों की तरह चुभ गई। वह उस दिन अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करने लगा था। उसने भी मन ही मन प्रतिज्ञा कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वह हार नहीं मानेगा और वह दूसरी शादी तो कतई नहीं करेगा। उसने उस समय तो शालिनी से कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन वह तब तक घर नहीं गया
जब तक उसके पास रिक्शे के भाड़े के अलावा उसके परिवार के पेट भरने लायक कमाई न हो जाए। उस दिन भगवान ने उसकी सुन ली और उसके पास 400 रुपये बचे। उस दिन उसने अपने परिवार के लिए कुछ राशन खरीद कर ले गया। उस दिन उसके हाथ में उतना राशन देखकर उसके परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन सब ने भरपेट भोजन किया। अब मनोज को धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि वह कैसे और कितनी देर तक रिक्शा चलाएगा कि उसे अच्छी आमदनी हो सकती है। अब वह अपने परिवार का भरण पोषण रिक्शा चलाकर ही करने लगा। अब मनोज की बड़ी बेटी पीहू स्कूल जाने लगी। उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसके खर्चे भी बढ़ने लगे। बाद में धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल जाने लगे, जिससे मनोज की आमदनी पहले से ठीक तो हो रही थी, लेकिन खर्चे अधिक होने की वजह से बचत नहीं कर पा रहे थे। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। पीहू की भी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वह डॉक्टर इंजीनियर वाला कोर्स न लेकर वकील की पढ़ाई करना शुरू की, क्योंकि उसकी पढ़ाई के लिए अधिक रुपयों या महंगे कोचिंग की आवश्यकता नहीं थी। और पीहू अपनी पढ़ाई के लिए अब कुछ पैसे स्वयं भी कमा लेती थी। वह एक बुटीक में जाकर सिलाई का काम करती, वहाँ से उसे कुछ पैसे मिल जाते और एक कोचिंग सेंटर में जाकर पार्ट टाइम कोचिंग पढ़ाती, वहाँ से भी उसे कुछ रुपये मिल जाते। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के खर्च के साथ साथ अपनी बहनों की पढ़ाई के लिए भी पैसे देने लगी। जब पीहू LLB के फाइनल ईयर में थी, तब उसकी शादी के लिए एक रिश्ता आया। लड़का सरकारी स्कूल में टीचर था। उसका वह रिश्ता मनोज के मामा के बेटे ने लाया था, क्योंकि मनोज का मामा का बेटा और वह लड़का जिसका नाम महेंद्र था, वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। बातों ही बातों में मनोज के मामा का बेटा जितेंद्र को पता चला कि महेंद्र शादी करने वाला है, तो उसने पीहू के बारे में उसे बताया और मनोज के बारे में सारी बातें बताई कि वह अपनी जिंदगी कितना कष्ट सहकर जी रहा है, और पीहू के संघर्ष के बारे में भी बताया कि वह कितनी मेहनती और स्वाभिमानी है। जैसे जैसे जितेंद्र महेंद्र को पीहू और उसके परिवार वालों के बारे में बताता जाता, महेंद्र की जिज्ञासा पीहू और उसके परिवार वालों से मिलने के लिए बढ़ती जाती। उसने पीहू के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया, तो उन्होंने तो पीहू के साथ अपने बेटे के रिश्ते के लिए साफ मना कर दिए, क्योंकि वे जान रहे थे जब वह लड़की खुद अपनी पढ़ाई के लिए पैसे कमाने के लिए मजबूर है, तो उसके पिता की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। लेकिन महेंद्र के बार बार जिद करने के कारण वे सिर्फ एक बार उसे देखने जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन ये क्या, जैसे ही वे लोग पीहू के घर गए, घर तो छोटा सा था, लेकिन इतना साफ सुथरा था, और ऊपर से हर दीवार में ऐसी ऐसी पेंटिंग, सीनरी और हाथों से बनाए गुलदस्ते और भी मन मोह लेने वाले आकर्षक फ्रेम की हुई कलाकृतियाँ लगी हुई थी कि किसी का भी मन मोह ले। जब उन सारी चीज़ों के बारे में महेंद्र की माँ ममता जी ने पूछा, तो शालिनी ने बताया कि ये सारी कलाकृति हमारी बेटियों ने अपने हाथों से ही बनाया है। ममता जी उन कलाकृतियों को देखकर तो मंत्रमुग्ध हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन पेंटिंग्स को उन्होंने महंगे दाम में खरीदा था, उसके मुकाबले भी कहीं ज़्यादा सुंदर उनके घर की पेंटिंग्स लग रही थी। और जब उन्होंने पीहू को देखा तो उनकी तो आंखें फटी की फटी ही रह गई। वे लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक गरीब रिक्शे वाले की बेटी इतनी सुंदर भी हो सकती है। जबकि पीहू ने उस दिन साधारण सी गुलाबी रंग की साड़ी जिसमें पतला सा बॉर्डर लगा हुआ था, वही पहने हुए थी। मेकअप के नाम पर केवल पाउडर और माथे में एक छोटी सी लाल बिंदी लगाई हुई थी। महेंद्र ने तो उसे जैसे ही देखा, वह अपना होश ही खो बैठा था। वह एकटक सिर्फ पीहू को ही निहारे जा रहा था। जब उसकी माँ ममता जी ने उसे अपनी कुहनी से मारा, तब उसने अपनी नज़रें वहाँ से हटाई। सभी का चाय नाश्ता हुआ। तभी जितेंद्र बोला, यार महेंद्र, तुझे पीहू से कुछ बात करनी है तो तू कर सकता है। वह तुरंत ही तैयार हो गया। शालिनी जी ने पीहू से कहा, महेंद्र को अंदर लेकर जाओ। महेंद्र ने
जैसे ही पीहू के कमरे में कदम रखा, उसकी तीनों बहनें वहीं बैठी थी। पीहू ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो वे छत पर चली गई। महेंद्र ने पीहू को अकेला पाकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, पीहू, मेरी जीवन संगिनी तो तुम ही बनोगी, मुझे तुम बहुत पसंद हो। पीहू बोली, महेंद्र जी, जोश में होश मत खोइए, पहले हमारे बारे में पूरी जानकारी तो ले लीजिए, फिर तय करना कि मुझसे शादी करेंगे या नहीं। महेंद्र बोला, पीहू, जितेंद्र ने मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता दिया है और मैं सब जानबूझकर ही यहाँ आया हूँ। पीहू भी महेंद्र की बातें सुनकर खुश हो गई। उसे लगा कि उसने अपने मम्मी पापा को भी सारी बातें बता दिया होगा, तभी तो सभी लोग राजी खुशी यहाँ आए हैं। अब पीहू की नज़रों में भी महेंद्र की इज्जत बढ़ गई, लेकिन उसे क्या मालूम था कि महेंद्र के माता पिता पीहू के माता पिता से दहेज की डिमांड कर रहे हैं। जब महेंद्र और पीहू की बातें पूरी हो गई तो वे दोनों अपने सुखद भविष्य के सपने संजोए बाहर आए। तब महेंद्र बोला, चलें पापा। सभी लोग हाँ हाँ कहकर उठ गए। जहाँ महेंद्र के मम्मी पापा के चेहरे में विजय मुस्कान थी, वहीं पीहू के मम्मी पापा के चेहरे मुरझाए हुए दुखी से लग रहे थे। सबके चले जाने के बाद पीहू ने जब अपने मम्मी पापा से उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने कह दिया, बिटिया अब विदा होकर ससुराल चली जाएगी, इसीलिए मन उदास हो गया। हमारी छोटी सी गुड़िया कब बड़ी हो गई हमें पता ही नहीं चला। ऐसा कहते हुए उसके मम्मी पापा की आंखों में आंसू छलक आए। वहीं पीहू भी अपने मम्मी पापा को रोता देख भावुक हो उठी और वह भी अपने मम्मी पापा के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अब दिन यूं ही बीतने लगे। पीहू तन मन से अपनी पढ़ाई में जुट गई ताकि उसका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। वहीं मनोज और शालिनी को यह चिंता खाए जा रही थी कि वे लोग इतने कम समय में इतना धन कहाँ से जुटा पाएंगे, क्योंकि महेंद्र के मम्मी पापा ने दहेज में लग्जरी कार, 20 तोला सोना, 50 लाख नकदी और उनके जितने भी मेहमान आए उनके लिए चांदी के सिक्के के साथ अच्छा कीमती उपहार और सभी के लिए कपड़े, साथ में उनकी बेटी गहनों से लदी हुई होनी चाहिए, वरना वे लोग उनके घर से शादी नहीं करेंगे। मनोज ने उनके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े थे कि वे लोग उतना दहेज नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन महेंद्र के मम्मी पापा की एक ही शर्त थी कि उनका बेटा सरकारी नौकरी करता है और इतने बड़े खानदान में तुम्हारी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है, तो ये तो हमारा अधिकार बनता है कि हम मुंह मांगा दहेज ले सकें। अब मनोज और शालिनी इस जद्दोजहद में लग गए कि पीहू की शादी के लिए पैसों की व्यवस्था कहाँ से की जाए। इस बारे में उन्होंने पीहू को कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके मम्मी पापा परेशान हों। इसलिए हर माँ बाप की तरह मनोज और शालिनी भी चाहते थे कि उनकी बेटी खुश रहे, सुखमय जीवन व्यतीत करे, क्योंकि उन्होंने देखा था जब से पीहू महेंद्र से मिली है कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगी है। इसलिए वे अपनी बेटी की खुशी की खातिर वह सब करना चाहते थे। उधर पीहू यह सोचकर खुश थी कि उसकी शादी बिना किसी डिमांड के हो रही है। समय अपनी गति से चलता रहा और 2 महीने कब बीत गए पीहू और महेंद्र को पता ही नहीं चला। लेकिन उधर मनोज और शालिनी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि लड़के वालों ने दहेज के लिए जितना डिमांड किए थे उसका आधा भी उनके पास इकट्ठा नहीं हुआ था और वह समय भी आ गया जिस दिन का पीहू और महेंद्र को बेसब्री से इंतजार था। शादी के दिन बारात बाजे गाजे के साथ धूमधाम से पीहू के घर के दरवाजे में आग खड़ी हो गई। पीहू भी अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजोए मन ही मन खुश हो रही थी। बारात आने पर सभी लोग खुशी खुशी दूल्हे का स्वागत किए। द्वार पूजन का कार्यक्रम हुआ, मंडप पूजन किया गया और दूल्हे को स्टेज पर लाया गया। जैसे ही जयमाला की तैयारी होने लगी, महेंद्र के पापा बोले, अरे समधी जी, जयमाला और फेरे होने से पहले आप हमारे मेहमानों को दहेज तो दिखाइए, तभी आगे की रस्में पूरी होंगी। मनोज अपने समधी की बातें सुनकर हड़बड़ाते हुए बोला, देखिए समधी जी,
बात ऐसी है कि दहेज तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आप चिंता न करें, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपकी सारी शर्तें पूरी कर दूंगा। महेंद्र के पापा जयप्रकाश ने मनोज की बातें सुनी तो वह आग बबूला हो गया। मनोज उसके साथ धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन वह जोर जोर से बोलने लगा। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि तू मैं से हाथापाई में आ गई और जयप्रकाश ने मनोज को वहीं उसके गाल में थप्पड़ जड़ दिया। शादी के हंसी खुशी वाले माहौल की जगह लड़ाई झगड़े और मारपीट तक बात पहुंच गई। तभी पीहू की एक सहेली, जिसने वहां का सारा वाकया अपनी आंखों से देखा था, वह दौड़ी भागी पीहू के पास गई और बताया कि उसके पापा को महेंद्र के पापा ने थप्पड़ मारा है। उसकी बातें सुनकर शुरू में तो पीहू को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब वह सच्चाई पता करने बाहर निकली तो वहाँ का शोरगुल सुनकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके घर में ये सब क्या हो रहा है। वह बदहवास सी दौड़ी भागी अपने पापा के पास गई। वे जयप्रकाश के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए निवेदन कर रहे थे, उनकी बेटी की शादी हंसी खुशी से हो जाने दें, वरना समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन जयप्रकाश उससे अपने पैर जबरदस्ती छुड़वाते हुए लात घूंसों से मार रहा था कि उसने उनकी शर्त पूरी नहीं किया। पीहू ने जब वह दृश्य देखा तो आग बबूला हो गई। वह लपक कर अपने पापा को उठाई और बोली, पापा बात क्या है? आपने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो हमारे ही घर में आकर ये महाशय आपको लात घूंसों से मार रहे हैं? और जयप्रकाश का कॉलर पकड़ते हुए बोली, ओए मिस्टर, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे ही घर में आकर मेरे ही पापा को ऐसे बेरहमी से मार रहे हैं? ये अधिकार आपको किसने दिया? और वैसे आप मेरे पापा को मार क्यों रहे हैं? बताइए तो, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे लड़की, तेरे पापा ने तुझे नहीं बताया क्या कि इसने जितना दहेज देने का वादा किया था वह पूरा क्यों नहीं किया? इसके कारण तो हमारी नाक कट गई। हम इज्जतदार लोग हैं, लेकिन तुमको उससे क्या? तुम्हें तो अपनी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है, लेकिन हमको तो है। अच्छा, कौन सी इज्जत? कैसी इज्जत? मैं भी तो सुनूं। आपने अपनी बेटी की बोली कितने में लगाई है? क्यों, तेरे बाप ने तुझे बताया नहीं क्या? जयप्रकाश ने गरजते हुए कहा। तो मनोज बोला, समधी साहब, हमने अपनी बेटी को दहेज देने के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, वरना यह तो इस शादी के लिए कभी तैयार ही नहीं होती। तो बताया क्यों नहीं अपनी बेटी को? हमें भी कोई शौक नहीं था ऐसे फकीरों के घर में इतनी शानदार बारात लाने की। कहते हुए जयप्रकाश स्टेज में गया और अपने बेटे महेंद्र की बाह पकड़कर घसीटते हुए नीचे उतार लिया और बोला, चलो बेटा, जहाँ हमारी मांग पूरी नहीं की जाती, हमारी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में एक मिनट भी नहीं रहना है। कहते हुए जयप्रकाश अपने बेटे के साथ साथ बारात भी वापस ले गया। पीहू गुस्से से अपने मम्मी पापा से बोली, मम्मी पापा, आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और आप दोनों परेशान होते रहे और मुझे भनक भी न लगने दी। ऐसा क्या था उस महेंद्र में जो आप लोग इतना भारी भरकम दहेज देने के लिए तैयार हो गए? और मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने इतना सारा पैसा कहाँ से लाए? तब मनोज ने सुबकते हुए बताया कि उसने बहुत पहले एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था, जो आनन फानन में बेचने के कारण उसके भी कम ही दाम मिले, जबकि उस जमीन की बहुत ज़्यादा कीमत है। लेकिन खरीदने वाले ने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कम दाम में उस प्लॉट को खरीदा है और हमने अपने घर को भी गिरवी रख दिया है। और तुम्हारी माँ के पास कुछ रुपये थे, सारे रुपये मिलाकर भी हम लोग उनकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाए। अपने पिता की मजबूरी सुनकर पीहू वहीं बैठकर दहाड़े मारकर रो पड़ी और पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी हुई और बोली, पापा, आपने आज जो कष्ट सहा है, अब मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। और अपने कमरे में गई और दुल्हन के जो कपड़े पहने थे उसे उतारे और अपने साधारण से कपड़े पहनकर बाहर आ गई। अपनी बेटी को उस रूप में देखकर उसके मम्मी पापा फिर से रोने लगे। तब पीहू ने उन्हें समझाया, हर दुख के बाद सुख आता है, हर रात के बाद दिन आता है। वैसे ही
अंधेरे के बाद उजाला आता है, इसीलिए आप चिंता न कीजिए। अब मैं आप लोगों की आंखों में और आंसू नहीं देख सकती, कहकर सबको अपने घर के अंदर लाई और दूसरे ही दिन से उसने पढ़ाई को ही अपना कर्म क्षेत्र बना लिया और इतना प्रैक्टिस करती रही कि कुछ ही दिनों में वह एक जानी मानी वकील बन गई। 2 साल के अंदर उसने बड़े बड़े 4 केस जीते और छोटे केस तो उसके बाएं हाथ का खेल हुआ करते थे। तभी तीसरे साल होते होते उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि उससे अच्छा और सच्चा वकील उन दिनों कोई नहीं था। तभी पीहू के पास एक केस आया। पीहू को गरीबों का मसीहा कहा जाता था, इसलिए ज़्यादातर केस पीहू के पास या तो गरीबों के होते या विधवा औरतों या तलाक लेने वाली जो समाज से सताई गई औरतें होती उनके होते। आज पीहू के पास एक विधवा औरत का केस आया। उसकी यह शिकायत थी कि किसी अमीरजादे ने उसका खेत जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। पीहू ने जब उस केस को पूरी गहराई के साथ अध्ययन किया तो पाया कि जयप्रकाश ने उस विधवा औरत का खेत अपने बेटे महेंद्र के नाम कर रखा है। जैसे ही उसने उनका नाम पढ़ा, उसे पक्का यकीन हो गया कि जयप्रकाश जैसा लालची इंसान ऐसा दुष्ट काम जरूर कर सकता है। उसने सारे सबूत इकट्ठे किए और अंत में पता चला कि जयप्रकाश ने वास्तव में जबरदस्ती उस विधवा औरत की जमीन को हड़प लिया है। जज साहब के सामने उसने जयप्रकाश के खिलाफ सारे सबूत पेश किए और उसे न्याय दिलाया। उस बीच महेंद्र और जयप्रकाश ने पीहू से कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उनसे नहीं मिली। तो जितेंद्र के जरिए वे दोनों मनोज से मिले और उससे बात किया कि वह अपनी बेटी को समझाए कि वह उनसे जितना पैसा चाहिए ले ले, लेकिन वह केस उस विधवा औरत के हक में नहीं जाना चाहिए। मनोज ने कहा, जिन पैसों के लिए तुमने मुझे और मेरे परिवार वालों को जलील किया, भरे समाज में बेइज्जत करके बारात वापस ले गया, आज वही इंसान वही पैसे मेरे घर में देने आ रहा है। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे पास इज्जत मान मर्यादा नाम की कोई चीज़ है या उसे भी बेच खाए हो? और रही बात मेरी बेटी से बात करने की, उसे समझाने की, तो वह कौन सी गलती कर रही है जो मैं उसे समझाऊं? मेरी बेटी जो कुछ भी कर रही है वह बिल्कुल ठीक कर रही है। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर जो तुम जैसे लालची लोगों को कानूनन सबक सिखा रही है। दोनों बाप बेटे को लग रहा था कि मनोज रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी है, उसे थोड़े से पैसों का लालच देने से वह तो तुरंत ही मान जाएगा, लेकिन उनका पासा तो उन्हीं पर भारी पड़ गया। दोनों को बेइज्जत होकर उनके घर से वापस जाना पड़ा। दोनों बाप बेटे मन ही मन सोचते, काश उस समय पीहू के साथ महेंद्र की शादी हो जाती तो उन्हें आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, बल्कि पीहू को अधिकार के साथ आदेश देते कि वह हमारा केस को जिताए। दोनों ही बहुत पश्चाताप करते हुए अपने घर पहुँचे। ममता ने जब पूछा तो वे सारी बात बताए। तब ममता को भी पश्चाताप हुआ कि पीहू को बहू न बनाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब समय बीता, महेंद्र की शादी उन्होंने एक बहुत ही अमीर घराने से तय किया। दान दहेज भी उन्हें खूब मिला। बहू माला देखने में भी बहुत सुंदर थी, लेकिन जैसे ही उसने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, खुद को महारानी और सास को नौकरानी समझने लगी। शादी की रस्मों में भी वह ना नुकुर करती जाती और अपने व्यवहार से ऐसे जतलाती कि ये सब इन गंवारों के काम हैं, हम जैसे रईसों के नहीं। फिर भी जैसे तैसे शादी हुई। नई नवेली बहू ने जैसे ही ससुराल में कदम रखा, अपनी सास को ऑर्डर फरमाना शुरू कर दी। कहती, मम्मी जी मेरे लिए चाय नहीं कॉफ़ी, वो भी कोल्ड कॉफ़ी लाइए। मेरे मम्मी पापा के घर में ऐसा खाते हैं, वैसा खाते हैं, ऐसा पहनते हैं, ऐसा रहते हैं। हर एक बात में अपनी सास को नीचा दिखाती। और अगर उसकी सास कहती, बहू तुम्हारे मायके में जो रीति रिवाज चलता है जरूरी नहीं कि हमारे घर में भी चले, तो वह कहती, हाँ तो मेरे मायके का दहेज तो आपके घर में बराबर चल रहा है। जब देखो उनकी बहू माला अपने दहेज का धौंस दिखाती। अगर ममता कभी कुछ काम करने के लिए कहती तो वह कह देती, हाँ तो मैंने दहेज भी तो लाया है भारी भरकम, तो मैं काम क्यों करूँ?
और चाहिए तो मेरे पापा से फ़ोन करके ले लीजिए। घर के सभी लोगों के मुंह पर ताला लग जाता। उन्हें अब हर क्षण पीहू की याद आती कि उन्होंने पीहू से शादी न करके कितनी बड़ी गलती की है। अब आए दिन ममता और माला के बीच में कहा सुनी होती ही रहती, जिसका असर महेंद्र और जयप्रकाश पर भी पड़ता। बात बात से बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बात तलाक तक पहुंच गई। माला ने महेंद्र से तलाक लेने की अर्जी कोर्ट में डाल दी और आरोप लगाया कि दहेज के लिए तंग करना, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और लड़ाई झगड़े करना। केस की सुनवाई हुई। माला ने अपना केस सबसे जानी मानी वकील पीहू तिवारी के हाथों में दिया और महेंद्र ने अपना केस घनश्याम वकील को दिया। महेंद्र का केस कोई भी वकील लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर विरोधी पार्टी का केस पीहू के हाथ में है तो कोई भी वकील उसका केस लेने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन घनश्याम एक ऐसा वकील था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए थोड़ा ना नुकुर के बाद उनका केस ले लिया। जब केस की सुनवाई की गई तो देखा माला का केस पीहू ही लड़ रही है। महेंद्र के माथे से तो पसीना टपकने लगा, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलने लगे, उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। तभी पीहू ने उसके पास जाकर कहा, हाँ तो सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक महोदय, ऐसा क्या हो गया कि आपकी शादी को साल भर भी पूरे नहीं हुए और बात तलाक तक आ गई। जहाँ तक मुझे मालूम है माला के पिता इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं, तो क्या उनके द्वारा दिया गया दहेज, जिसमें आपको लग्जरी कार, 40 तोला सोना, 2 करोड़ रुपये और आपने जितना सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा आपके मेहमानों को गिफ्ट के साथ साथ चांदी की जगह सोने के सिक्के दिए गए हैं और आपकी पत्नी खुद सोने चांदी हीरे मोती के गहनों से लदी हुई आपके दहलीज पर कदम रखी थी। फिर भी आपका मन खुश नहीं हुआ, आपके लालच की प्यास नहीं बुझी। मैं मानती हूँ कि एक गरीब पिता जो रिक्शा चलाता हो वह कहाँ से इतना सब दे पाता, इसलिए आपने उसके घर से बारात वापस ले गए। कोई बात नहीं, वह आपकी नहीं बल्कि उस रिक्शा चलाने वाले बाप की गलती थी, जिसने अपनी लाडली बिटिया के सुखद भविष्य का सपना देख लिया था। यह उसका गुनाह था। लेकिन धन्य है आप जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षक, जो अपने स्कूल में सभी बच्चों को यही शिक्षा देते होंगे ना कि दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं? दहेज न मिलने के कारण आपने एक गरीब की बेटी को भरे समाज में बेइज्जत करके बारात वापस ले गए, और जब एक अमीर बाप की लड़की से शादी किया तो इतना ज़्यादा दहेज देने के बाद भी आपका लालच है कि कम होने की बजाय सुरसा की तरह मुंह खोलते ही जा रहा है। और कितना गिरेंगे मिस्टर महेंद्र, अब तो सुधर जाइए। पीहू महेंद्र से जैसे जैसे आंखें मिलाकर बातें करती, वह उतना ही अपनी आंखें नीचे करता जाता। फिर अंत में पीहू ने वह रिकॉर्डिंग जज साहब के सामने सुनाया, जिसमें महेंद्र की मां ने कबूल किया था कि हाँ, उन्होंने पीहू जैसी होनहार लड़की को केवल दहेज के कारण छोड़ दिया। आज अगर वह उनके घर की बहू होती तो कितना अच्छा होता, और तूने तो दहेज लाई है जरूर, पीहू से कई गुना, लेकिन हमें अपना गुलाम बनाकर ही रखा है। काश हमने दहेज का लालच न किया होता तो आज कितने सुखी रहते, और पीहू जैसी गरीब की बेटी हमारे घर बहू बनकर आती तो हम उसे नौकरानी बनाकर रखते, तो वह अपने मुंह से एक शब्द भी हमारे खिलाफ नहीं निकालती। और एक इस महारानी के नखरे देखो, शादी हुए 4 दिन नहीं हुए हैं और लगता है हमें खरीद ली है। तब पीहू बोली, हाँ तो जज साहब, ममता जी ने सच ही तो कहा है। दहेज देकर माला के पापा ने महेंद्र और उसके घर वालों को खरीद ही तो लिया है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अतः महोदय जी से निवेदन है कि तमाम गवाहों और दलीलों के मद्देनजर मिस्टर महेंद्र और उसके माँ बाप को आजीवन सश्रम कारावास और मेरी मुवक्किल माला को उसका सारा दहेज और महेंद्र की संपत्ति का आधा हिस्सा दिया जाए। महेंद्र के वकील को कुछ बोलने के लिए कहा गया तो उसने कहा, जब वकील साहिबा ही स्वयं सबूत है जज साहब, तो फिर बहस करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। मान्यवर
जज साहब का फैसला ही सर्वमान्य है। जज साहब ने महेंद्र से कहा, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? महेंद्र बोला, जज साहब, मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। जज साहब ने उसे 1 सप्ताह का समय दे दिया। जब कोर्ट की कार्यवाही समाप्त हो गई और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे, तब पीहू ने भी अपना सारा फाइल समेटा और जाने लगी। तभी पीछे से महेंद्र ने आवाज़ लगाया और कहा, पीहू मैडम, क्या आप मुझे अपने कीमती समय का सिर्फ 5 मिनट दे सकती हैं? पीहू बोली, मेरे पास 5 मिनट क्या 1 मिनट भी समय नहीं है आप जैसे लालची और धोखेबाज लोगों के लिए। आप लोग तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? कहकर वह अपनी गाड़ी पकड़ी और अपने घर आ गई। दूसरे दिन महेंद्र फिर वहीं बैठा मिला जहां पीहू रोज बैठती थी। पीहू जैसे ही अपने चैम्बर में आई, वह खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। पीहू ने भी उसके नमस्कार का जवाब नमस्कार से दिया। पीहू बोली, बोलिए मिस्टर महेंद्र शर्मा, क्या कहना चाहते हैं? महेंद्र अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, पीहू, सच में हमें तुम्हारी आह लग गई। जब से हमारी बारात तुम्हारे दरवाजे से लौटी है, एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब हम दुखी या परेशान नहीं हुए होंगे। प्लीज़ पीहू, तुम हमें माफ़ कर दो और एक बार फिर से उस दिन को याद करो जिस दिन हम दोनों एक दूसरे के बाहों में समा गए थे। वह मेरा आखिरी सुकून का पल था। पीहू, उसके बाद आज तक मैंने सुकून की सांस नहीं ली है। क्या हम अपने रिश्ते को एक मौका और नहीं दे सकते? महेंद्र का इतना कहना था कि पीहू अपनी कुर्सी से उठी और महेंद्र के गाल पर एक झन्नाटेदार ऐसा थप्पड़ लगाया कि उसकी आंखों के सामने वहीं अंधेरा छा गया। उसकी आंखों से कुछ भी नहीं दिखने लगा। वह अपनी बेइज्जती होता देख वहां से अपने गाल पर हाथ रखकर सहलाते हुए चुपचाप नीचे सिर किए निकलकर अपने घर चला गया। घर में जैसे ही गया, ममता जी बोली, क्या हुआ बेटा, अपने गाल पर हाथ क्यों रखा है? तब महेंद्र ने अपना हाथ हटाकर दिखाया और बोला, माँ, यही है लालच का फल। ममता अपने बेटे की व्यवस्था पर रो पड़ी, लेकिन अब उसके पास भी सांत्वना देने के लिए शब्द नहीं थे। 1 सप्ताह बाद कोर्ट की सुनवाई हुई। महेंद्र के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वह माला के केस को कमज़ोर कर सकता था, इसलिए उसे उसके सारे शर्तों को मानना पड़ा और महेंद्र को नौकरी से हाथ तो धोना ही पड़ा। साथ साथ उसके माता पिता तथा उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इधर पीहू की बहादुरी को देखते हुए जज साहब ने उसके साथ शादी कर ली और पीहू ने अपनी तीनों बहनों को खूब पढ़ाया। तीनों बहनें पढ़ लिख कर, एक बहन डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। मनोज और शालिनी ने चारों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से बिना दहेज के कर दी। अब सभी बेटियां अपने मम्मी पापा की खूब सेवा करती हैं। मनोज और शालिनी को सही मायने में स्वर्ग मिल गया था। तो दोस्तों, लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन जिसके घर में पीहू, कंचन, माही और स्नेहा जैसी आज्ञाकारी, सुशील और संस्कारी बेटियां हों, वे बोझ कैसे हो सकती हैं? और बेटियों को संस्कारी बनाने में पूरा श्रेय उनके माता पिता को ही जाता है। कहते हैं माँ ही बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है, इसलिए माँ बचपन से अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देगी वैसा ही तो बच्चे सीखेंगे। इस कहानी में शालिनी ने अपने बच्चों को कभी बोझ नहीं समझा, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर पालन पोषण किया। वैसे ही मनोज ने भी अपनी पूरी भागीदारी निभाया, इसलिए उनका परिवार स्वर्ग से भी सुंदर हो गया। बेटियों को देवी की संज्ञा दी जाती है, तो क्यों ना उनका सम्मान भी देवियों की तरह ही किया जाए, तो कभी भी किसी भी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और इस कहानी में पीहू ने महेंद्र को थप्पड़ मारकर अच्छा किया या बुरा? क्या उसे उसके साथ फिर से शादी करना चाहिए था? और इस कहानी का कौन सा पात्र आपके दिल को छू गया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह कहानी आप कहां से सुन और पढ़ रहे हैं, ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।
कहानी में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।